मुद्दा, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जो मुख्य मुद्दा उठ के ये आ रहा है कि जो चीज़ें आपने वादा किया, कई सारे वादे पूरे नहीं कर पाए, पंजाब उसका उदाहरण है। और दूसरा कि जिस तरीके के आप ऐलान करते जाएंगे, वाकई आपका खजाना इतना भरा पड़ा है क्या? आप जो कह रहे हैं कि बजट में फिस्कल हमारा मजबूत है, तो मैं आप ही के आंकड़े को कह दूं कि 2023-24 में जो रेवेन्यू सरप्लस था वो घट करके 60% घट गया था, 5,769 करोड़ रुपए हो गया था। उसके बाद जो रिवाइज एस्टिमेट आया है तो बताया गया कि अब तो हम करीब 1,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाले हैं। तो दो सवाल हैं जो हर्षवर्धन जी ने पूछा, और दूसरा आपको फाइनेंशियल हालत की बात कर रहा हूं। देखिए लक्ष्मण जी, जो ये फ्रीबीज के नाम पे, जो मुफ्त, जो रेवड़ियों के नाम पे लोग कहते हैं कि ये नहीं मिलनी चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है और आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को संविधान ये अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 ये अधिकार देता है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले। और अगर मूलभूत सुविधाएं देना मुफ्त की रेवड़ी है तो ये मुफ्त की रेवड़ी हम देते रहेंगे। अगर अपने देश को सशक्त करना, लोगों को मजबूत करना मुफ्त की रेवड़ी है तो ये मुफ्त की रेवड़ियां जारी रहेंगी। अगर एक वेलफेयर स्टेट बनाना मुफ्त की रेवड़ी है तो ये मुफ्त की रेवड़ी जारी रहेगी। और जिस तरह से हम अपने समाज को, हम अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा देके, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देके, पहले भी सवाल उठते थे ना कि भाई पैसा कहां से लाओगे, हमने साबित करके दिखाया। दिल्ली में हमने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देके दिखाई, हमने बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा देके दिखाई, हमने विश्व स्तरीय स्कूल बना के दिखाया। एक मिनट में रोकूंगा, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, आप ही से सवाल लेके पूछूंगा। मैं आपको रोकता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया, मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में दिल्ली सरकार में पैसा जुटाने के लिए, खर्च करने के लिए छोड़ दीजिए, पैसा जुटाने के लिए आप लोगों ने, रेवेन्यू जुटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? क्योंकि जो रेवेन्यू आपके पास लगातार बढ़ता जा रहा है रेवेन्यू कलेक्शन आंकड़ों में, वो दरअसल जीएसटी के तहत या फिर दूसरे टैक्स से पैसा आ रहा है। कहीं रेवेन्यू जनरेशन का कोई उपाय आपने नहीं किया, या फिर लॉन्ग टर्म जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर क्या किया आपने? लक्ष्मण जी, पिछले 10 साल में बार बार ये सवाल उठाए गए। देखिए, जब हमने मुफ्त महिलाओं के लिए बस यात्रा का आयोजन जो शुरुआत की, तब हमारे से पूछा गया पैसा कहां से लाओगे। तो दिल्ली में जो फ्लाईओवर बन रहे थे हमारे, जो फ्लाईओवर 500 करोड़ में बनना था, उसे हमने 350 करोड़ में बना के उन 150 करोड़ से हमने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया। और इसी तरीके से हमने ना लोन लिया, हमने जनता के टैक्स की कमाई को भ्रष्टाचार खत्म करके उन्हें मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से वापस उन्हें दिया। हमने किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया विभाग में। यही वजह है कि आज हमारी सरकार मुनाफे में चल रही है। ये सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 2020 का रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश में कोई एक सरकार है जो मुनाफे में चल रही है तो वो आम आदमी पार्टी सरकार है। और एक आपके जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजर्वेशन खत्म करने की मांग की। मैं उनके लिए एक बार सुना देता हूं जरा दर्शकों के लिए। आज आप लोगों को कह के जा रहा हूं, जब तक केजरीवाल जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं है जो रिजर्वेशन खत्म कर दे। ये झूठ और भ्रामक बातें जो फैलाई जाती है ना, ये सोच के केवल एक पार्टी है जो इस मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी इस मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है। आज भले ही जेपी नड्डा जी ने जो भी घोषणाएं की हो, लेकिन हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, ये सुनिए जरा। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बनाकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की सब कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, ये बात हर्ष जी ने उठाया। कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को रोहन गुप्ता जी, हटाना है। ठीक है, आपने सुनाया चाहे तो सुन लिए, ठीक है, ठीक है, आपने प्रूफ भी दे दिया है। 1 मिनट अनमोल जी, जरा रोहन जी से रिएक्शन लेता। रोहन जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, आप 10 सेकंड लीजिए, बोलिए। देखिए, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, डबल इंजन सरकार है। किसने रोका था इन्हें मूलभूत सुविधाएं देने के लिए? किसने रोका? आज ये दिल्ली में घोषणा कर रहे हैं, जब इन्हें पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनने जा रहे हैं।
तो इन्हें किसने रोका था? आयुष्मान योजना की बात करते हैं, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर स्टे लगा दिया। देखिए आयुष्मान योजना की हकीकत, लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। 10 लाख रुपए केवल दिए जाते हैं उस व्यक्ति को जिसकी आय 10,000 से कम है। अगर आपके पास ठीक है, आपका 10 रेफ्रिजरेटर सेकंड है, पूरा हो गया। अगर आपके अब रोहन पास जी के पास बाइसिकल जाता है, हूं मैं। अगर आपके पास हाँ रोहन जी देखिए, बताइए। आपको वो सुविधाएं नहीं झूठ मिलेंगी। बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है और उसका एग्जाम्पल हम आज यहाँ पे डिबेट में भी देख रहे हैं। इन्होंने कहा, अभी आपने फिस्कल डेफिसिट पे सवाल पूछा, ये तो आंकड़े सरकार के बजट के आंकड़े कि जो सरप्लस में बजट था वो डेफिसिट में चला गया। मुद्दा यहाँ पे जनता को सुविधा मुहैया करने में कोई आपत्ति नहीं है, होना ही चाहिए। ये पैसा तो इनके घर पे जा रहा है। इन्होंने हर चीज लक्ष्मण जी सिंबॉलिक की। आज बस सर्विस की बात कर रहे हैं, आज दिल्ली में पर पर्सन जो बसेस हैं वो 2011 के सेंसस के उससे भी कम है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव 1998 का था 10,000 बसों का, उससे भी कम ले गए। ये सिर्फ सिंबॉलिक दिखाते हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक दिखाएंगे और 500 की हकीकत जनता के सामने आएगी। स्कूल एक दिखाएंगे और बच्चों की जो रिजल्ट आएंगे 9th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा पूरे देश में फेल हो रहे हैं। पैसा कहां पे जा रहा है? पैसा उनके शराब कांड में जा रहा है। पैसा कहां जा रहा है? पैसा शीश महल में जा रहा है। हर चीज को सिंबॉलिक करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम उन्होंने 10 साल में किया है। दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। दूसरी बात, केंद्र की जितनी भी योजना हो, आयुष्मान भारत की बात करें, किसी सम्मान योजना की बात करें, हर योजनाओं को रोकने का काम जो पाप इन्होंने किया है, दिल्ली की जनता इस बार पूरा 10 साल का बदला इनको लेकर रहेगी। इन्होंने सिर्फ गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। यमुना का उनको बताइए कि यमुना का वीडियो दिखाए, कम से कम 12 बार कहा कि मैं यमुना साफ करूंगा। क्या हुआ? प्रदूषण कम करने की बात कर रहे थे, पहले पराली जलाने के लिए पंजाब को जिम्मेदार कर रहे थे, आज क्या हुआ? हर चीज पे आज, इसीलिए जो इनकी घबराहट है, बौखलाहट है, उनको जो उम्मीदवार चेंज करने पड़े लक्ष्मण जी, क्योंकि उनको मालूम है कि जमीनी हकीकत सरक चुकी है। 10 साल तक जनता ने साथ दिया, कहीं ना कहीं उस पर भरोसा किया। आज जो द्रोह हुआ है जनता के साथ में, उसका बदला इस बार दिल्ली की जनता लेकर रहेगी। हाँ रोहन जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, वही सवाल जो अनमोल जी के पास लेके गया था। अनमोल जी ने चूंकि उस सवाल का जवाब नहीं दिया और आपने इस मुद्दे को उठाया भी अच्छे से कि फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ दूसरा कि 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर देश के लिए बहुत घातक है, तो क्या अब ये प्रधानमंत्री का बयान, भाजपा का ये रुख, अप्रोच अब बदल गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए लक्ष्मण जी, काफी मुझे लगता है पैनलिस्ट ने भी ये चीज कही कि रोटी, कपड़ा और मकान ये एक मूलभूत अधिकार है। आज ये जब भाजपा की मूलभूत अधिकार है, सरकार ये आई, 10 साल रहने के बाद भी एक मिनट लक्ष्मण जी, मेरी बात को 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको खत्म कर रहा हूँ। जब भी मैं आपको कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, एक जीनी कोएफिशिएंट होता है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट रहा हूं। जीनी कोएफिशिएंट ने यह बताया कि कोरोना काल में पूरे विश्व की सारी जनता का जो हाल था बेसिक नेसेसिटी में, वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। भारत एकमात्र देश है, सबसे ज्यादा चाइना से भी आज हमने ज्यादा रिकवरी की है। जब 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की बात की, इन्होंने कहा ये रेवड़ी, अरे वो रेवड़ी नहीं थी। जो लोग स्ट्रांग हुए उसको और सपोर्ट करने के लिए अगर कुछ किया जाता है, जो अनाज सड़ रहा था सालों तक गोडाउन्स में एफसीआई के, आज उसको जनता तक पहुंचाना ये रेवड़ी नहीं है, ये उनका अधिकार है। तो जो बेसिक जो फैसिलिटीज है, मैं नहीं मानता हूं कि वो रोहन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। इतने साल शासन करने के बाद भी, 10 साल तो शासन में आपके भी हो ही गए केंद्र में ना, इतने साल शासन करने के बाद भी क्या मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में हम इतने नाकाम हो गए कि हमें ये सारी सुविधाएं मुफ्त में देनी हुई? ठीक है, कोविड का समय आया, उस वक्त जरूरत थी, तात्कालिक जरूरत थी, अनाज सड़ रहे थे, उस वक्त जरूरत थी। अब तो स्थिति ये आ गई है कि अगर हम ऐसे ही मुफ्त अनाज देते रहे तो हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। तो क्या हम लोग, लक्ष्मण जी, आपकी मुझे लगता है आप जानकारी चेक कीजिए, आज भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, सरप्लस भी बढ़ा हुआ है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो 10 साल पहले जो सिचुएशन थी, प्रोडक्शन सरप्लस बढ़ना जो है इंपोर्ट का 18 करोड़ लोगों को, मैं आपको आंकड़ा भी दे दूंगा, 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगी। आरबीआई का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। जो उन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स की रिपोर्ट थी, आरबीआई का रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली कि 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर है। बीच में कोविड का पीरियड आया, वापस जो रिकवरी हुई थी वो चली गई।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में सरकार ने करके दिया है हर पैमाने पे। आप गरीबी की बात करें, आप जो अनाज की बात करें, हर घर जल की बात करें, मकान देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा प्रोग्रेस ऐतिहासिक तरीके से कभी नहीं हुआ है। जो लोग गरीबी हटाओ की बात कर रहे थे 60 साल के बाद भी, अगर वो लोग बिल्कुल उस पर प्रोग्रेस हुए, सवाल तो उनको बनता है, उनको जवाब देना चाहिए। पर वापस मैं लक्ष्मण जी ये कहना चाहूंगा कि जनता के मूलभूत अधिकारों को रेवड़ी कहने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। रेवड़ी तब कहा जाता है कि जब आप हवाई वादे करें और जनता को लाभ ना पहुंचा के अपने घर को भरे, अपने शीश महल को भरे और शराब घोटाला 2000 करोड़ का करके दिल्ली की जनता को चूना लगाए, उसको रेवड़ी कहा जाता है। अनिल पद्मनाभन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बजाय हम महिलाओं को, मैं आपके पास आऊँगा, अनिल जी को एक बार बीच में लाता हूँ, बजाय महिलाओं को 2500 रुपये, 2000 रुपये, 2200 रुपये देने के, बजाय मुफ्त में अनाज देने के, अगर हम ये करते कि हम झुग्गी झोपड़ी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, लोग को स्किल करेंगे ताकि रोजगार मिल सके, महिलाओं को शिक्षा या फिर हम इंटर्नशिप स्कीम जैसी योजनाएं लाएंगे, उन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे बजाय कि हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें, ये ज़्यादा समझदारी का फैसला नहीं होता क्या कि बजाय कि हम मुफ्त वाले होड़ में चल पड़े? लक्ष्मण जी, थियोरेटिकली जो जनता आप तो कह पढ़ी रहे हो, लिखी है लक्ष्मण जी जो आप कह रहे हो थियोरी लेवल पे बहुत ही सही है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। तो वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में चिकन एंड एग, या कौन सा पहला आया, तो आप इनकी आर्थिक स्थिति जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक इनके जो बाकी स्किल डेवलपमेंट वगैरह नहीं करनी हम कर नहीं सकते। लेकिन हम स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो दोनों एक साथ ही करना पड़ेगा। तो वही मैंने कहा कि एंड अब हमें एक और बात याद रखना है, जो हमारा जो सब एक डंडोरा पीटते हैं सारे राजनीतिक पार्टी, डेमोग्राफिक एडवांटेज, आर्थिक विशेषज्ञ भी, तो ये जो है ये डेमोग्राफिक एडवांटेज, अभी एक हाल में एक रिपोर्ट आया मैकेंजी का, उन्होंने कहा 33 साल और है। तो अगले 33 साल में इंडिया को जो बढ़ना है, विकसित बनना है, जो भी है, बस यही विंडो है। इसके बाद जितने हम आज जो हमारी आबादी कम उम्र की है, वो उतना ही बूढ़ा हो जाएगा जैसे चीन का हुआ है। और इसमें महिलाओं का जो वर्क पार्टिसिपेशन है इतना कम है इस वक्त। अब इसको बढ़ाने का यही तरीका है जो आपने बताया, आर्थिक स्थिति मजबूत करो और इनकी स्किलिंग करो और इनको वर्कफोर्स में लाओ, नहीं तो ये डेमोग्राफिक एडवांटेज भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये नीरज मिश्रा जी, नीरज मिश्रा जी आपको बीच में लाना चाहूँगा, क्योंकि जो अनिल पद्मनाभन सर ने बताया कि ये मजबूरी होती है और थ्योरेटिकली जो मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन अभी फिलहाल हमको तो उनको मजबूत करना है। लेकिन समस्या यही होता है कि आपको रिसोर्सेज कहाँ है, पैसा कहाँ से लाएंगे? दिल्ली जैसा आर्थिक रूप से संपन्न राज्य अब जा रहा है रेवेन्यू डेफिसिट में, और आप तो जिस तरह से बातें किए, मुझे लगता है कि आप अर्थव्यवस्था पे काफ़ी पैनी नज़र भी रखते हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट सब्सिडी देने पर अब यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं रोक लगा रही हैं। अब बहुत दिनों तक ये सब चला नहीं सकते, तो ऐलान करते जाएंगे, सरकारी खजाना खाली होता जाएगा, स्थिति तो बहुत भयानक हो जाएगी। और चुनाव आयोग ने बड़ा सही कहा कि अब भविष्य की पीढ़ी पर आप क्यों बोझ डाल रहे हैं, उनको संकट में क्यों डाल रहे हैं? लक्ष्मण जी देखिए, जो सबसे खतरनाक आंकड़ा है जिस पर अभी तक बात नहीं हुई, वो ये है कि इस बार की एडवांस रिसीट्स में दिखता है कि लगभग 29% का कैपिटल आउटले का डिक्रीज है दिल्ली के अंदर, जिसका मतलब कि 71,000 करोड़ के बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो आपको कैपिटल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगाने थे, आपके पास अब वो नहीं है। इसका मतलब जो दीर्घकालिक आपको जो काम करने थे, अब आप वो नहीं कर सकते। इस पर कोई बात नहीं करता। आम आदमी एक बड़ी सहूलियत वाला जवाब देती है कि 70 साल में 24,000 कमरे बने और इन्होंने 22,000 कमरे बनाए, पर ये बताना पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जब एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जिसमें लैंड एक्वायर की जाती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसको एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर लाया जाता है, वो करना और एक ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड में, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जिस तरीके की ये हवाई बातें करते हैं तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। लेकिन अब देखिए लक्ष्मण जी, स्थिति है क्या? हम लोगों को ये समझना होगा कि एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान क्या होगा। भूख आज लगी है तो खाना तो आज खाना पड़ेगा, महंगाई की मार आज है तो आपको आर्थिक सहायता तो आज देनी पड़ेगी। लेकिन इन द लॉन्गर पिक्चर जो हमारी एक पहले से स्कीम रही कि जैसे महिलाओं को अगर सशक्त करना था
हम 73वां अमेंडमेंट लेकर आए देश के अंदर, हमने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया। उससे हुआ क्या कि घर की महिला जब समाज को लीड करने लगी तो उसके अंदर एक आर्थिक और सामाजिक बेहतरी होने लगी। देश के अंदर बिल्कुल भ्रूण आपने हत्याएं सही होने कहा, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है तो फिर उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एक जो अनमोल जी जो इन्होंने एक बात कही, बड़ी सही बात है कि आप जो है कैपिटल फॉर्मेशन पे जो आपका पैसा खर्च होना था वो आप लोग वहां नहीं कर रहे हैं। उससे जो फायदे इन्होंने बताए वो तो फायदे हैं ही, साथ में आपको रोजगार भी तत्काल मिलता है। फ्लाईओवर बना रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पे तत्काल रोजगार के भी मौके मिलते हैं। रोजगार मिल गया तो फिर इन सारे रेवड़ी की जरूरत पड़ेगी नहीं, वहीं कटौती किए जा रहे हैं जड़ में। देखिए, दो तीन सवाल हैं इसमें। सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पंजाब में हमने अभी तक नहीं दिया। पंजाब में हमने जो जनता से वादे किए थे 80% से ज्यादा जो वादे हैं वो पूरे किए गए हैं। जनता ने हमें 5 साल का समय दिया है और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सारे वादे पूरे किए जाएंगे। दूसरा, प्रदूषण पे इन्होंने बात की। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रदूषण पैन इंडिया प्रॉब्लम है, केवल दिल्ली की समस्या नहीं है ये देखिए 50 में से 39 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो हैं वो इंडिया में है, वर्ल्ड की। ये दूसरी रिपोर्ट है, इंडिया थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री अब जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। ये यूनिवर्सिटी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, मैं सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं। तीसरा, इन्होंने किसान की बात की। ये वो सरकार है किसान की जो बात कर रही है जो 750 से ज्यादा जब किसानों ने शहादत दी तो ये उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी बताते थे। 2014 में जो एमएसपी का वादा किया भाजपा ने, उसे पूरा नहीं किया। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं जी महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया। आज हिमाचल प्रदेश में तुम्हें टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ रहा है, कर्नाटका में तुम्हें टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ रहा है तुम्हारे खटाखट मॉडल में। और महिलाओं की इतनी चिंता होती तो तुम्हारे नेता संदीप दीक्षित जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर ना कराते। वो भी इसलिए कि उन्होंने महिला सम्मान योजना लागू की। और जहां तक लक्ष्मण जी आपकी बात है, लक्ष्मण जी देखिए, दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे हमने पूरे किए। सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया गया है। क्या ये तथ्य गलत है कि कैपिटल फॉर्मेशन पे, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक्सपेंडिचर पे आपने खर्च कम नहीं किए? जो 36% का आंकड़ा नीरज मिश्रा जी ने दिया, वो आंकड़ा नीरज मिश्रा जी का अपना नहीं है, वो 29% वो आपके बजट का आंकड़ा है। मैं कह रहा हूँ नहीं झूठ, मतलब तब तो आपका डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहा है। इसका मतलब देखिए, बिल्कुल तब तो आपका डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहा है। ठीक है, इस पे हम हर्षवर्धन त्रिपाठी को जोड़ना चाहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे सिर्फ एक लाइन बोलने का मैं आऊंगा आपके पास। मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाहते हैं। त्रिपाठी जी देखिए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था लक्ष्मण जी कि आपने सीधे 2 सवाल पूछे, मैंने भी सीधे ही सवाल पूछे, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जलेबी ऐसी बनाते हैं। एक सी ट्रेनिंग दे दी है अरविंद केजरीवाल ने सबको। ठीक यही बात अरविंद केजरीवाल 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 तक बोलते रहे कि भैया 25 में हमको यमुना साफ करनी है। दिल्ली वाले कब तक ये झूठ बर्दाश्त करेंगे? और जिस पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में बताइए ना 1000 रुपए क्यों नहीं दिया? वो तो सबसे बड़ी आपकी फ्लैगशिप स्कीम थी, जो वादे थे, दावे थे, क्या हुआ? नहीं दे पाए। कोई भी एक ढंग का काम ये सरकार नहीं कर पाई। और आप तो कैपिटल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली घूमिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलने के बाद ड्रामा किया कि अब हम देख रहे हैं कहां कहां सड़क नहीं बन। रोड रोलर क्या मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री चलाता है क्या आतिशी जो मनीष जी को डामर लेकर और गिट्टी लेकर घूमना था? दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो छोड़िए नया कुछ बनाने को, डेंटिंग पेंटिंग तक नहीं हुई। जो डिवाइडर पे पेंट दिल्ली में चमकते रहते थे, दिल्ली के डिवाइडर गंदे हो गए, डिवाइडर टूटे हुए हैं, स्टेयरकेस टूटी हुई, फुटपाथ टूटे हुए। इतनी बुरी दशा दिल्ली की। और चूंकि शीला दीक्षित के कार्यकाल में शानदार तरीके से दिल्ली पे काम हुआ था, इसलिए आज ये सब कुछ दिख रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, आपके पास खजाना भरा है, खाली करते रहिए। साल 2 साल 3 साल 4 साल, जो 10 साल बाद आज दिल्ली के हालात हुए हैं, वो उसी की वजह से। चलिए, इस पर रिएक्शन देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों की बातों को रखूंगा मैं। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।